सीपीएम और सीपीआई ये मुख्य जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, सीपीआईएमएल भी है, बाकी में आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, आरएसपी भी है। लेकिन सीपीआई सीपीएम तो राष्ट्रीय पार्टी है। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में एक समझदारी जो बननी चाहिए थी, वो समझदारी कहीं ना कहीं गड़बड़ है और निश्चित रूप से अंदर खाने में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। सीताराम येचुरी जो कांग्रेस के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, जैसा कि हमने वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखा कि बहुत बड़ी एक स्थिति बनी हुई थी कांग्रेस के साथ खड़ा होना, और उसके साथ साथ त्रिपुरा के अंदर भी वही स्थिति हुई थी। तो सीपीएम अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उसने अपना एक तरीका अपनाया है, और निश्चित रूप से होता है हर एक पार्टी अपने राष्ट्रीय स्तर को इमेज को बनाए रखने के लिए वो कोशिश करती है। उसके जनसंगठन कितना सक्रिय है उसको सक्रिय बनाने का भी काम करती है। आपका सवाल सही है कि संयुक्त मोर्चा जो अब वेस्ट बंगाल में दिखाई देता था या केरल के अंदर बना भी हुआ है, वो केरल और वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं आ सका और आज भी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं टकराव रहता है, चाहे बिहार के अंदर हम देखें, यूपी के अंदर देखें, टकराव हो जाता है, सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, एक जो मोर्चा बनना चाहिए मोर्चे की रास्ते नहीं दिखाई देते, तो ये टकराव है। लेकिन इन टकरावों से कितना लाभ भाजपा को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन सीपीएम ने जिस तरीके से अपना उपस्थिति दिल्ली के अंदर मास ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के दिखाई है, निश्चित रूप से उसका असर आने वाली राजनीति पर भी पड़ेगा। उसका पीछे कारण है, कारण यह है कि जो दावेदारी है राष्ट्रीय स्तर पर, वो दावेदारी को बनाए रखने के लिए सीपीएम तो ये कदम उठाएगी ही उठाएगी। हाँ, अगर आपके कहने के अनुसार कि वाम मोर्चे के अनुसार ये होना चाहिए था, कदम उठना चाहिए था, संयुक्त रूप से दिखाई देना चाहिए था, तो ताकत और कुछ दिखाई देती, तब फिर मसला वहां खड़ा ये हो जाता कि जो सीटों का एडजस्टमेंट है वो सीटों का एडजस्टमेंट कैसे हो। इन सीटों के एडजस्टमेंट में आने वाले चुनाव, मैंने यही बात बार बार कह रहा हूं कि जो कर्नाटक का चुनाव आ रहा है और जो उसका परिदृश्य दिखाई देगा, वो भविष्य के चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा। अब उसमें अडानी कितना लाभ कमाते हैं और मोदी कितना लाभ कमाते हैं, ये मैटर नहीं है। मैटर तो ये है कि महंगाई बेरोजगारी के मसले पर कौन कितना अपने को ऊपर उठा के ले जा सकता है। और ये जब स्थिति आती है तो हम महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि जाति सत्ता और ये सब सारी चीजें एक किनारे हैं, बेरोजगारी महंगाई सबसे ऊपर है, इसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिस पर कोई भी विपक्षी दल बोल नहीं रहा। जो अभी तक बोलते आ रहे थे, कांग्रेस तो बोल रही थी, महंगाई बेरोजगारी पर सवाल उठा रही थी लोकसभा के अंदर, लेकिन अडानी का जब मसला आया तो अडानी पर मसले पर केवल विपक्षी पार्टियां एकजुट इस मसले पर हुई कि राहुल की सदस्यता खत्म कर दी गई, ऐसा ना हो कि ये आग हमारे घर में भी लग जाए। ये अपने को बचाने के लिए इसलिए एकजुट हुए, अडानी के मसले पे नहीं हुए, महंगाई बेरोजगारी के मसले पे एक नहीं हुए, ये केवल मसले पर है कि ये कल को ये गाज हम पर भी गिर सकती है, इसलिए ये सारी बातें आ रही है होना चाहिए। लेकिन वामपंथियों ने, वामपंथी दल के रूप में सीपीएम ने जो उपस्थिति दर्ज कराई है, यह आने वाली राजनीति पर प्रभाव डालेगी और निश्चित रूप से डालेगी। इसलिए डालेगी कि जो हालात देश के अंदर पैदा हो रहे हैं, और मोदी भी कह रहे हैं कि कोरोना का हमला होने जा रहा है, उसमें संख्या बढ़ती जा रही दिन पर दिन, में तो दर भी बढ़ रही है। वो संख्या इस हालात में वो दिखा जरूर रहे हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो बहुत मजबूत है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, इन्हीं के जो अभी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 4-4 पेज के विज्ञापन छापे गए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अरबों रुपया खर्च कर दिया गया, मीडिया को पैसा बांट दिया गया, लेकिन वास्तविकता क्या है, उन्हीं का अखबार बोलता है जब विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर भारत की बात आती है कि क्यूबा के अंदर 10,000 मरीजों पर या 10,000 नागरिकों पर केवल 7 डॉक्टर हैं भारत के अंदर, और वही एक क्यूबा एक छोटा सा देश है
जिसमें 10,000 नागरिक पर केवल 84 डॉक्टर है। जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर है ही नहीं, और दिन पर दिन उसमें गिरावट आती जा रही है। ये हमारा ढांचा बन रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू कर दिए। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा कौन? स्ट्रक्चर आप खड़ा कर दोगे, लेकिन बुनियादी चीजें जो चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, स्टाफ चाहिए, लैब चाहिए, वो आप कहां से दे रहे हो? केवल दीवारें खड़ी कर देने से मेडिकल कॉलेज की आप उससे भरपाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाएगा कौन? वो आपके पास है नहीं, वो आपने कहीं भर्ती कर नहीं रखे हैं। तो ये न हालातों में हम जब देखें तो यूपी के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या है 4,448 होनी चाहिए, जिनमें 2,890 की भर्ती की गई और पद खाली 1,588। ये मजाक बना रहे हैं? ये क्या हो रहा है? आखिर इस देश में होना क्या चाहिए? स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होना चाहिए। एक समय हम लोग देखा करते थे कि श्रम विभाग के अपने स्वास्थ्य केंद्र होते थे, नगर निगम के अपने स्वास्थ्य केंद्र होते थे, अपने जो सरकारी विभाग है शासन की तरफ से बनते थे वो स्वास्थ्य केंद्र होते थे। आज वो कहाँ है? सारे विभाग इन्होंने बंद कर दिए, खत्म कर दिए, भर्ती खत्म कर दी, यहाँ पर फार्मासिस्ट की नौकरियां खत्म कर दी। आखिर आएगा कहां से? आप चाहते हो कि निजी चिकित्सालयों या नर्सिंग होम के बलबूते पर हम आने वाले संक्रमणों से पाला पार कर लेंगे? ऐसा नहीं संभव है। ये देश के अंदर बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। और ये बता दें कि भारत के बजट में कुल 3.01 बजट का खर्च होता है। अब हम दूसरी तरफ बात करें तो यूरोप में 11.34% बजट खर्च होता है जो स्वास्थ्य विभाग पर। तो ये हमारी जो स्थिति बनती जा रही है, तो यह स्थिति इससे बदतर और क्या होगी कि जब हम कहते हैं विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु में भी आज भी पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा बेबस मजदूर जो बेंगलोर में प्रवासी मजदूर है, उड़ीसा से आया है, वो पैदल जाता है वापस क्योंकि उसका काम छीन लिया गया। पैदल 1 रुपया भी जेब में नहीं है कि वो पेट भर सके। भूखा नंगा चल करके जब उड़ीसा पहुंचा तो सरकार की आंख खुली, लेकिन बहुत ही कम पेपर ने उसको छापा। जनसत्ता ने तो थोड़ा सा एक अपने संपादकीय में लिखा भी कि बेबस मजदूर करके, लेकिन बेबस मजदूर को, अप्रवासी मजदूर का आज भी उसका कोई खाका नहीं है, उसका कोई डिजाइन नहीं है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। गांव के अंदर भी रोजगार नहीं है, शहर के अंदर भी रोजगार नहीं है। आखिर जाएगा कहां? ये जो स्थिति हो रही, अब आप बात करेंगे या हम बात करेंगे तो ये फेक न्यूज कहलाएगी। फेक न्यूज को अब रोकने का तरीका बहुत बढ़िया ढूंढा जा रहा है। ये सरकार कह रही फेक न्यूज है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। फेक न्यूज के लिए बाकायदा एक कानून लाया जा रहा है और ये फेक न्यूज के लिए बाकायदा गला घोटने का काम किया जा रहा है ताकि सरकार के खिलाफ आप कोई आवाज ना निकाल पाए। फेक न्यूज फैलाता कौन है? आपने भी देखा होगा कि भाजपा का एक बहुत सिस्टमैटिक मीडिया बना हुआ है और वो बाकायदा अपनी न्यूज चलाता है। वही जो बोल रहा है वो सच होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही चलाता है, वो जो बोल रहा है वही इतिहास है। ये आखिर हो क्या रहा? फेक न्यूज कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट अब बाकायदा एक बॉडी बना रही है, उस बॉडी में ये कहा जाएगा कि ये फेक न्यूज है, ये बाकायदा सरकार को बताएगी, सरकार उसको उठा करके डिलीट कर देगी। ये नियंत्रण पाने का तरीका है। ये क्यों? क्योंकि बीबीसी ने भी उन पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग ने भी हमला कर दिया। तो इनका ढांचा चरमरा गया। ये अपनी झूठ को छिपाने के लिए इस तरीके के ये सारी संस्थाएं बनाई जा रही हैं और ये किसी तरीके से भी विपक्षियों के गले पर पांव रखने का काम कर रही है ये गवर्नमेंट इसके साथ। बस हम 1 मिनट बात खत्म कर देंगे कि ये गवर्नमेंट अब किसी कीमत पर अब आगे चलने वाली नहीं है। बात सही है कि कर्नाटक की जो स्थिति है उसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा और उसका असर भारत के
लोकसभा के चुनाव में भी 2024 में पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ये अडानी मैटर से, शरद पवार के मैटर से कोई बहुत ज्यादा भटकाऊ जरूरत नहीं, ये भटकने वाले भी नहीं, क्योंकि पैसा छपेगा पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर, ये सब तो चीजें पैदा होंगी। ये हमने कोशिश की, टेलीग्राफ ने उसको बाकायदा क्लियर कर दिया आज ही के पेपर में। तो इससे ये आप स्थिति स्पष्ट है कि अडानी का खेल बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, चाहे मोदी का भी हो। अब मोडानी है, अडानी और मोदी अब अलग अलग नहीं, दोनों एक स्पष्ट हो गए, मोडानी है और मोडानी पर ये सरकार चलाने की काम किया जा रहा है। धन्यवाद।